everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing good. So today's video is going to be another strategy video for 10th graders. So इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 strategy videos अपलोड की थी जिसपे काफी ज्यादा व्यूज एंड काफी ज्यादा लाइक एंड काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे. सो उससे मुझे ये पता चला कि मेरी स्ट्रैटेजीज आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रही है. लाइक जो आपका जो एग्जाम होने के बाद मैंने इंग्लिश एंड साइंस की स्ट्रैटेजी पोस्ट की थी एंड उसके बाद जब आप लोग का एग्जाम हो गया देन मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी पोस्ट किया था जिसके कमेंट्स को देख के मेरे को ये पता चला कि मेरी स्ट्रैटेजीज हर एक को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी है एंड मेरे नोट्स भी काफी ज्यादा हेल्पफुल लगे हैं. सो उनको पढ़ के जो मेरे को खुशी मिली है इट वाज इन द टॉप लेवल. तो मेरे को लगा कि मैं बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी आप लोगों को स्ट्रैटेजी दूंगी. सो बेसिकली गाइस, अगर आप लोग मेरे को नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू ऑल फर्स्ट. सो माय नेम इज ऋषिका एंड आई एम अ सीबीएसई 11th ग्रेडर राइट नाउ एंड मैंने अपनी क्लास 10th में स्कोर किया है 96% विद अ 96 स्कोर इन सोशल साइंस. सो बेसिकली गाइस, आज की टोटल जो वीडियो है वो बेस होने वाली है सोशल साइंस स्ट्रैटेजी पे बिकॉज आपका अगला एग्जाम है सोशल साइंस का. तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं क्या क्या चीजें कवर अप करने वाली हूँ, एक बार इसको आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि व्हाट ऑल इज इन दिस वीडियो. सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गैप स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या गैप स्ट्रैटेजी फॉलो की थी. सेकंड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपनी गैप डेज में क्या क्या चीजें करनी है जिसमें आपको मिलेंगी एक पर्टिकुलरली लाइक हिस्ट्री के लिए अलग स्ट्रैटेजी, सिविक्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी एंड फॉलोड बाय इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी. इसके साथ साथ एक स्पेशल चीज और है आज की वीडियो में जो कि होने वाली है एक स्पेशल स्मार्ट वर्क वाली मैप ट्रिक जो कि मैंने अपने प्री बोर्ड्स के एंड बोर्ड्स के टाइम पे फॉलो की थी एंड मेरे लिए वो 100% वर्क किया था एंड आई थॉट कि अब आप लोगों के साथ भी ये स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं. सो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है आज की वीडियो में. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. गाइज आज की वीडियो ना थोड़ी सी लंबी जरूर होगी बिकॉज काफी ज्यादा डिटेल में मैं सारी की सारी चीजों को आपको बताने वाली हूँ एंड शेयर करने वाली हूँ एंड ऑल्सो मैप की ट्रिक भी होगी. तो ऑफकोर्स सी बात बनती है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस वीडियो दैट यू विल बी गेटिंग टू नो. तो आज आप एग्जाम देके वापस आए हो तो आपके पास थोड़ा टाइम है जिसमें आप रेस्ट करोगे. तो उस रेस्ट के टाइम में आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आपको अगले दिन से कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है. सो गाइज ऑल्सो एक डिस्क्लेमर मैं आपको बता देती हूँ कि इस वाली वीडियो के लिए भी प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना बिकॉज मेरे पास अभी माइक नहीं है तो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है कि मैं बाहर की नॉइसेस को रोक सकूं, नॉइस को रोक सकूं. एंड ऑल्सो मैं 12th में जाके जरूर एक माइक बाय कर लूंगी मम्मी से पूछ के ताकि आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइस ना आए आगे वाली जो भी वीडियोस आने वाली हो उसमें. तो अभी फिलहाल के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो एंड कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. मैंने एक लैपटॉप में अपने लैपटॉप में ना पूरी की पूरी एक प्रॉपर पीपीटी बना के रेडी कर ली है. उसमें सारे के सारे मैंने पॉइंटर्स लिख लिए हैं ताकि आपको हर एक चीज पता लग सके. ओके गाइज, नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. तो बेसिकली गाइज देखो, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो आपका साइंस का एग्जाम हो चुका है एंड साइंस का एग्जाम होते ही मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि प्रशांत मैंने आपकी कितनी हेल्प की बिकॉज हमारे टाइम पे तो वो लीक करते एंड प्रॉपरली उन्होंने सारे का सारा क्वेश्चन पेपर लीक किया था. उनके सारे क्वेश्चन आए थे हमारे पेपर में. तो सिमिलरली मैंने आप लोग से पूछा था एंड आप लोगों के कमेंट को पढ़ के मुझे ये पता चला है कि इस साल भी भैया लीकर ही थे. मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे वो आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे एंड सिमिलर ही क्वेश्चन थे. वो भी काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, एक दो नहीं, काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर आए थे. तो मुझे जान के काफी खुशी हुई कि प्रशांत भैया की मैराथन ने आपको जरूर काफी हेल्प किया है एंड 4 AM वाली मैराथन ने तो आपको और भी हेल्प किया है. तो ये जान के तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई. एंड अब इसी तरीके से निगराज सर भी जो है अपनी सोशल साइंस के एग्जाम को लीक करने वाले हैं. तो उसके लिए मेरे पास कुछ फॉलोइंग टिप्स है जो कि आपको अभी आगे पता चलेंगी. तो लेट्स गेट इनटू इट. एंड ऑल्सो गाइज मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो फिर आपको थोड़ी सी चेंजेस लगेंगे एंड थोड़ा सा मैं फंबल करूंगी. सो प्लीज उसको थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा सा माफ कर देना उस चीज को. तो फर्स्ट टॉपिक से आप स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि गैप डे स्ट्रैटेजी जो कि मैंने फॉलो की थी. तो देखो सबसे पहले तो मैंने दिगराज सर ने जितनी भी सारी मैराथन्स ली थी मैंने वो सारी की सारी देखी थी बिकॉज आपको इन गैप डेज में अगेन सारी चीजों को रिवाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफी कम टाइम में आपको रिवाइज करना होता है. बेसिकली अगर आपके पास नोट्स है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि आप सारे नोट्स को पढ़ लोगे एंड आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे. बट इनकेस अगर आपके पास नोट्स नहीं है एंड ऑल्सो अगर आपके पास नोट्स है भी तो उसके लिए भी अच्छे से रिवीजन करने के लिए यू नीड वीडियो लेक्चर्स. तो इसलिए ऐसा करो कि आप मेरा मैराथन अटेंड किया करो. मैराथन अटेंड करने से क्या होता है ना, आपकी सारी चीजें ना जल्दी जल्दी से कवर अप होने लगती है, ज्यादा जल्दी जल्दी से आपके रिविजन होने लग जाते हैं. तो सिमिलरली जैसे कि मैंने प्रशांत भैया की वीडियो लाइव लेक्चर्स एंड लाइव मैराथन अटेंड किए थे उसी तरीके से मैंने दिगराज सर के भी सारे के सारे लाइव मैराथन अटेंड किए थे. तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये की थी. इसके साथ साथ मैंने अपने नोट्स को फॉलो किया था जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. इनकेस अगर आपको फॉलो करना है तो आप उनको एक बार रिव्यू करने के लिए देख सकते हो. एंड ऑल्सो गाइस पिछले साल मेरे को याद है कि दिगराज सर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी एंड स्टिल उन्होंने सारी की सारी लाइव लेक्चर जो थे, लाइव मैराथन थी वो ली थी. एंड ऑल्सो जिस दिन हमारा सोशल साइंस का एग्जाम था उस दिन भी सुबह उठ के 4 AM पे उन्होंने वो लाइव मैराथन ली थी जो कि फाइनल एंड गेम होता है. तो उनके लिए मेरे को काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट फील हो रहा था कि सोशल साइंस हमारे एग्जाम के लिए सर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे जबकि वो इतना बीमार भी थे.
सो हेड्स ऑफ टू सर। बट अभी हम बात करने वाले हैं अगली चीजों की। तो सबसे पहले मैंने ये किया था कि मैंने सारे के सारे मैराथन देखे थे। तो सेकंड चीज में मैंने क्या किया था गाइस, देखो बोर्ड से पहले वाले जो टाइम था उसमें मैंने निगरान सर के काफी ज्यादा 1-2 घंटे वाले लेक्चर देखे थे वन शॉट वाले हिस्ट्री के लिए। तो मैंने क्या किया था, उन लेक्चर्स को देख के ना मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ताकि मेरे बोर्ड के टाइम पे गैप डेज में मैं इन नोट्स को पढ़ सकूं। तो ये नोट्स जो थे जो कि मैंने गैप डेज में पढ़े थे, ये सेकंड चीज है जो कि मैंने किया था। सेकंड आपको थर्ड चीज पे आते हैं तो मैंने 4AM वाली मैराथन देखी थी जो कि एक मस्ट होती है, आपको देखनी ही चाहिए, जो कि आपने साइंस में भी अटेंड की थी। एंड आप लोगों ने मेरे को बताया कि काफी सारे क्वेश्चन सेम उठ के आए थे। सो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग, क्योंकि पिछले साल भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो अगली जो चीज मैंने की थी वो थी 10 मिनट रैपिड रिवीजन वाली वीडियो देखना दिग्रान सर की। अगर एक और जो वीडियो है मेरा स्टडी ब्लॉग जो है, जो कि मैंने बोर्ड टाइम पे अगेन बनाया था, उसकी लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको देखना है कि मैंने एक्चुअली कौन कौन सी 10 मिनट रैपिड रिवीजन वाली वीडियो देखी थी, मैंने एक्चुअली करा क्या क्या था, तो वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हो। उसमें आपको सारी चीजें पता लग जाएगी कि मैंने एक्चुअली गैप डेज में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट रैपिड रिवीजन वाली वीडियोस देखी थी ताकि सारे जो चैप्टर्स है वो 10 मिनट्स में जल्दी से रिवाइज हो जाए। एंड ये मैंने किया था मेनली इकोनॉमिक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए मैंने 10 मिनट्स वाली वीडियोस देखी थी। एंड अगर मैं बात करूँ अगली चीज की, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स गो थ्रू किए थे। मैंने सॉल्व नहीं किए थे बिकॉज सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। मैंने बेसिकली क्वेश्चन आंसर को गो थ्रू किया था ताकि मुझे पता लग सके कि कौन से चैप्टर से एंड कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड मैं उन्हीं टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ के जा सकूं। मान लो अगर मेरा सिलेबस पूरा नहीं भी हो पाता है रिविजन, तो मैं उन टॉपिक्स को इतना अच्छे से रिवाइज कर लूं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिकॉज आपको पता है सीबीएसई क्या करता है, वो क्वेश्चंस को काफी बार रिपीट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयरली कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ताकि आप उस टॉपिक के लिए और उस चैप्टर के लिए अच्छे से रेडी रहो। तो बेसिकली आपको बस 30 to 45 मिनट्स ही लगेंगे सारे के सारे 8 से 10 ईयर के पेपर को एनालाइज करने में। बिकॉज इससे आपका ही हेल्प होगा। आपको अभी स्मार्ट वर्क करना है, गैप डेज में आपको स्मार्ट वर्क करना होता है मेनली। हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। बिकॉज हार्ड वर्क में आप क्या करोगे, सर चैप्टर को लेके बैठ जाओगे, एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो ये काफी ज्यादा चीजें हो जाती है जिसमें आपको प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आपको फ्री माइंड से पढ़ना है, जिसके आपको स्मार्ट वर्क जरूर करना पड़ेगा। एंड स्मार्ट वर्क करने के लिए मैंने ये वाली मैप ट्रिक भी बताई है जो कि आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट की पर्सनल स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री में मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी से बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको दिग्राज सर की मैराथन अटेंड करनी है बिकॉज हिस्ट्री के चैप्टर्स काफी ज्यादा लंबे हैं एंड उनको जल्दी से खत्म करना, जल्दी से रिवाइज करना, उसके लिए आपको मैराथन जरूर देखनी चाहिए बिकॉज उससे आपके चैप्टर जल्दी रिवाइज हो जाएंगे एंड आप एक ही दिन में अपना हिस्ट्री एटलीस्ट खत्म कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप अगला जो सब्जेक्ट है वो भी स्टार्ट कर पाओगे। अब अगली जो दो चीजें आपको करनी है वो है अगेन मैप प्रैक्टिस एंड इमेजेस की प्रैक्टिस। इमेजेस की प्रैक्टिस मैंने पक्का की थी बिकॉज काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आपको दिखेगा। एंड मेनली अगर चांसेस हुए तो शॉर्ट आंसर्स में भी या फिर लॉन्ग आंसर में भी आपको दिख सकता है। लॉन्ग आंसर में चांसेस कम रहते हैं बट शॉर्ट आंसर्स में आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं इमेज बेस्ड। बट ये तो पक्का ही है कि एमसीक्यू में एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा जो कि इमेज बेस्ड होगा। या तो वो हिस्ट्री से हो सकता है इमेज, या तो वो सिविक्स से इमेज हो सकती है, बट पक्का होगा कि कोई ना कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो बेसिकली गाइस इस पॉइंट के बाद ना क्या हुआ ना, मेरी वीडियो अपने आप बंद हो गई थी एंड मैंने पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीट कर दी मेरी तरफ से। मैंने हर एक चीज बता दी एंड जब मैं जाके देखा कि मेरी वीडियो बनी है या फिर नहीं, तो मेरे को पता चलता है कि स्टूडेंट्स की वजह से वो वीडियो वहीं पे स्टॉप हो गई थी। एंड लिटरली मेरे को जुकाम है एंड मैंने इतना सब कुछ बोला था तो मेरा गला जो है वो दर्द करने लग गया है बहुत ज्यादा वाला। मेरे को लगा वीडियो रेडी हो गई है बट नहीं, वो स्टॉप हो गई थी। अब मेरे को फिर से सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा बट आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सो लेट्स बिगिन अगेन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपको सारी की सारी इमेजेस प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल्सो मैपा की भी प्रैक्टिस करनी है। मैपा की जो ट्रिक है वो आपको इस वीडियो के एंड में जरूर मिल जाएगी। सो वेट फॉर दैट। तो अगर बात करें अगली चीज की वो है कि एनसीईआरटी रीड आपको करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो हिस्ट्री के चैप्टर्स लिटरली बहुत ज्यादा बड़े हैं एंड अगर आप एंड मोमेंट पे एनसीईआरटी रीड करने बैठोगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा एंड आपको बाकी चीजों के रिविजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो आई विल बी प्रेफरिंग यू ऑल कि आप जो है दिग्राज सर की मैराथन को अटेंड करो, अपने नोट्स को साथ में लेके बैठो, नोट्स को रिव्यू करो एंड दैट्स इट। एनसीईआरटी आपको तभी खोलनी है जब आप इमेजेस की प्रैक्टिस कर रहे होगे बिकॉज इमेजेस से क्वेश्चन आते हैं तो इमेज आपको देखना जरूरी है। तो इमेज की वीडियोस आप देख सकते हैं दिग्राज सर की, जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया है। दिग्राज सर की एक ओल्ड वीडियो है मैग्नेट ब्रेड्स की, वो जाके देख लेना। सेकेंडली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है बेफालतू की चीजों में। तो अगर आपने पूरे सारे एनसीईआरटी रीड नहीं किए तो अगर आप एंड मोमेंट पे जाके बैठोगे तो फिर क्या क्या चीजें होंगी, सबसे ज्यादा आपको टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम होगा। सेकेंडली आपको अगर एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी अगर आपने इससे पहले एनसीईआरटी रीड नहीं की हुई है तो इसलिए आई विल बी प्रेफरिंग यू ऑल अगेन कि बस मैराथन देखो, अपने नोट्स को रिव्यू करो एंड दैट्स इट। सो आपको जो अगली चीज करनी है वो है कि एमसीक्यू को ट्राई करना है बिकॉज एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज खोलने हैं, उसके जो एमसीक्यू है उनको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप एनसीईआरटी रीड नहीं भी कर रहे हो तो क्या आप उन एमसीक्यू को बना पा रहे हो या फिर नहीं। तो ट्राई द एमसीक्यूज फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन खोलोगे तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप एनालाइज करो उनको। बेसिकली एनालाइजिंग में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि एनालाइज करते वक्त आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से
टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एंड इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी एंड आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बिकॉज लास्ट के टाइम पे मैंने भी काफी स्मार्ट वर्क किया था जो कि मैंने मैप वर्क में दिखाया एंड उसने भी काफी हेल्प की। तो अब अगेन क्वेश्चन में भी आप स्मार्ट वर्क दिखा सकते हो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लगा सकते हो बाय एनालाइजिंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो गाइस एनसीईआरटी क्वेश्चन ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं हिस्ट्री में मेनली सॉल्व करना। सिविक्स में आप एक बार देख सकते हो एंड इकोनॉमिक्स में जाके देख सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको पीवाईक्यूज पे जाना होगा यहाँ पे एनालाइज करने के लिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करना हिस्ट्री के लिए। तो एंड अगर हम बात करते हैं सिविक्स की, तो सिविक्स में मैं आपको गाइस यहाँ पे ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने सारे के सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। मैंने हर एक चीज अंडरलाइन करी हुई थी, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए थे। बिकॉज क्या था ना, जब मेरे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए थे तो उससे पहले मैंने काफी वन शॉट लेक्चर देखे थे दिग्राज सर के एंड सिविक्स के मैंने देखे थे मेनली। तो सिविक्स की एनसीईआरटी मैंने उस टाइम पे ही अंडरलाइन कर ली थी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे लिख लिए थे। तो मेरी एनसीईआरटी इतनी अच्छे से अंडरलाइन है, मार्क्ड है कि अगर मैं एनसीईआरटी को पढ़ती भी हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। बट अगेन मैंने यहाँ पे नोट्स भी बनाए हुए थे, तो मैंने नोट्स को भी रिव्यू किया था। एनसीईआरटी को मैंने पढ़ा नहीं था क्योंकि मैंने सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई थी, बट इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने सिविक्स की एनसीईआरटी को एक बार जरूर पढ़ा था, एक या दो बार मैंने पढ़ लिया था प्री बोर्ड्स के टाइम पे भी। तो इस तरीके से मैंने एनसीईआरटी सिविक्स के लिए जरूर रीड की थी। एंड अगेन इसमें अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हो, वरना पीवाईक्यू की जाके पीवाईक्यूज को जाके एनालाइज कर लेना कौन से टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अगली चीज की जो कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी काफी ज्यादा आने वाले हैं। तो सिविक्स में भी आप इमेज जो है वो सारी की सारी अच्छे से करके जाना। एंड देन मैंने क्या किया था, देखो मैंने भी यही किया था, अपने नोट्स को रिवाइज किया था दिग्राज सर की मैराथन के लिए एंड देन पीवाईक्यूज को एनालाइज किया था। तो आप लोग को भी बस यही चीज करनी है सिविक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स मेरे लिए काफी ज्यादा इजी सब्जेक्ट था एंड मेरे नोट्स इसके इतने मस्त बने हुए थे ना। बेसिकली मैंने अपने अगेन बोर्ड से पहले जो है वन शॉट लेक्चर्स देखे थे एंड अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग की थी एंड उनसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। उन नोट्स में लिटरली हर एक चीज है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने स्टार मार्क भी किया हुआ है, जिससे मेरे को पता चल जाता है कि मेरे को कौन सा टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। एंड मैंने इकोनॉमिक्स के लिए बस अपने नोट्स पढ़े थे एंड एट दी एंड जाके 10 मिनट रिविजन वाली वीडियोस देखी थी। उससे ज्यादा ना ही मैंने मैराथन अटेंड की थी इकोनॉमिक्स के लिए, ना ही कुछ और। मेरे को लगा कि इकोनॉमिक्स मेरे को अच्छे से आती है तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए मैराथन नहीं देखनी चाहिए मेरे को। इकोनॉमिक्स में भी इमेजेस पूछी जा सकती है, तो एक बार एनसीईआरटी खोल के इमेजेस को भी जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ऑल्सो आप इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना कि आप इंडेक्स क्वेश्चंस को एक बार देख लो एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी देख लो, ताकि उसमें से भी कई बार ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो जो भी बोल्ड वर्ड लेटर्स होंगे ना इकोनॉमिक्स के अंदर, उनकी आजू बाजू की लाइन्स थोड़ी सी पढ़ लेना, बिकॉज वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स में जो भी बॉक्सेस होंगे ना उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट चीज की जो कि है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में जो है एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये मेनली एक लर्निंग वाला सब्जेक्ट है, इसमें काफी चीजें लर्न करने वाली होती है। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ जिसकी आप विश्वास नहीं करोगे, आई नो बट स्टिल आई एम टेलिंग यू ऑल, कि मैंने पूरे साल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी। लिटरली मैंने नहीं पढ़ी थी, बिकॉज इसमें इतनी ज्यादा चीजें होती है लर्न करने के लिए कि ये चीज कौन से स्टेट में मिल रही है, कौन से स्टेट की कौन सी जगह में मिल रही है, कौन सा एरिया होता है वो। तो मेरे से ये चीजें लर्न नहीं होती थी, ना ही मेरे से सॉइल की टाइप्स लर्न होती थी। तो मेरे पूरे साल ऐसा ही निकल गया। बोर्ड के टाइम पे मेरे को लगा मैं कर लूंगी, बट बोर्ड के टाइम पे भी मेरा मन नहीं करा था इन चीजों को करने का एंड ना ही मेरा मन करा था कि मैं ज्योग्राफी के लिए मैराथन देखूं। बट स्टिल मेरे पास शोभित भैया के नोट्स थे जो कि मैंने फोटोकॉपी कराए थे, बिकॉज ज्योग्राफी के लिए मेरी हिम्मत नहीं थी नोट्स बनाने की। तो मैं शोभित भैया के नोट्स को फोटोकॉपी कराया था, मैंने वही लेके बैठी हुई मैराथन अटेंड की एंड मैंने पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज किया ज्योग्राफी का। मैराथन तो देख ली मैं ज्योग्राफी की। अब मेन काम क्या है, उन चीजों को लर्न करना। कौन सी स्टेट में वो सर थोड़ी हमें लर्न कराएंगे, सर तो हमें रिवाइज करवा रहे हैं, तो लर्न तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब लर्न करना स्टार्ट करते हैं। लर्न मुझसे हुए नहीं, तो मैंने क्या किया, जो सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे ना कि ये इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये लर्न कर लो, तो मैंने बस वही लर्न किया। मेरे को लगा बस मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, दिग्राज सर ने मेरी हेल्प कर दी है, दिग्राज सर ने मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, मैं बस वही करके जाऊंगी एंड आई होप कि बस यही क्वेश्चंस आए। एंड ट्रस्ट मी, यू नो व्हाट, कि वही क्वेश्चंस आए थे एंड लिटरली मेरा पेपर इतना अच्छा गया। 79 मैंने स्कोर किया, 79 आउट ऑफ 80 इन प्री बोर्ड्स एंड फिर मैंने स्कोर किया 76 आउट ऑफ 80 इन माई बोर्ड्स, टोटल 96 आउट ऑफ 100 इन माई बोर्ड्स। तो अब इसे पता लगा ही सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिग्राज सर ने बताए थे वो कितने ज्यादा सही थे। एंड इसलिए मैं ज्योग्राफी में जो ऐसे सब्जेक्ट है जिसको मेरे को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसमें मेरी कितनी हेल्प की है। तो ज्योग्राफी में अगेन आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप एनसीईआरटी को जरूर रीड कर लेना, पर आप नोट्स पे ही अपने डिपेंड रह सकते हो, अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। अगेन यहाँ पे आप पीवाईक्यूज को जरूर प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लग जाए, बिकॉज मोस्टली ज्योग्राफी में क्या होता है ना, ज्यादा क्वेश्चंस बनती नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनका रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप मेक श्योर कि आप सारे के सारे पीवाईक्यूज को एक बार देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बता दूं प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में। प्रेजेंटेशन टिप्स में एक बार मैं आपको आंसर शीट में से भी कुछ चीजें बताऊंगी जो कि मैं प्री बोर्ड के आंसर शीट में अपने साथ लेकर बैठी हूँ।
तो अब बाकी जो पॉइंटर है उनको आप जल्दी जल्दी से सुन लेना। सबसे पहले तो आपको है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपको सारे के सारे आंसर पॉइंटर्स में लिखने हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखे आने हैं। अगर आप कोई भी आंसर को पैराग्राफ में लिखते हो तो वो एक पॉइंट ही माना जाएगा और आपको वहाँ पे एक ही नंबर मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप जितने भी आपके आंसर्स हैं उनको पॉइंटर्स में लिख रहे हो एंड आप पॉइंट्स को रिपीट मत करना। मतलब जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसका 2 पॉइंट आंसर करना एंड ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में उसके बाद में कुछ चीज लिखी है तो वो थर्ड पॉइंट में भी रिपीट हो रही है, बिकॉज इससे आपका जो वो पॉइंट है फिर वो मारा ही नहीं जाएगा। अगर मान लो आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आपने 3 पॉइंट्स लिखे हैं बट 2 पॉइंट तो रिपीट हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे 2 ही नंबर मिलेंगे। तो इसलिए ट्राई करना कि कोई भी पॉइंट को रिपीट ना कर रहे हो एंड जो क्वेश्चन में पूछा है वो उसको अच्छे से डिटेल में 2 पॉइंट आंसर कर रहे हो। एंड ऑल्सो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 से 5 पॉइंट लिखना, मतलब जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उससे ज्यादा ही पॉइंटर्स आप लिखना, बिकॉज यही ज्यादा प्रेफरेबल होता है। मान लो अगर आपका कोई पॉइंट जो है वो एग्जामिनर नहीं मानता है, नहीं इंक्लूड करता है, तो आपके बाकी पॉइंट्स इतने वैलिड हो कि आपको पूरे नंबर मिल सके। बिकॉज हमेशा मैंने बोर्ड में भी यही किया था, प्री बोर्ड में भी यही किया था कि मार्क्स से ज्यादा पॉइंटर लिखे थे। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस टिप बिकॉज ये काफी हेल्प करेगी। एंड गाइस हिस्ट्री में ना एक चीज है जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। मान लो अगर आपको किसी भी इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, सो मेक श्योर कि उस इवेंट में जितनी भी चीजें हुई है उसको आप सीक्वेंस में जो है लिख रहे हो। एंड ऑल्सो अगर उसमें उस वाले इवेंट में कोई भी ऐसा एक्ट के बारे में मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, तो उस एक्ट का नाम भी जरूर मेंशन करना, उस एक्ट का नाम एंड ईयर जरूर मेंशन करना, वरना आपके मार्क्स वहाँ पे कट हो सकते हैं। बिकॉज मेरे प्रीबोर्ड्स में मार्क्स कट हुए थे, तो इसलिए में सारे के सारे जो इवेंट में चीजें हुई है उसको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना एंड साथ साथ आपको उसमें एक्ट का नाम लिखना है एंड ईयर लिखना है कि कौन से ईयर में वो चीज हुई थी। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर एंड आपका आंसर थोड़ा सा और अच्छा दिखता है एंड उस पर मतलब जो एग्जामिनर है उसकी सीधी नजर जाती है कीवर्ड्स पर, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स आने चाहिए थे, बच्चे ने लिखे हैं तो इसको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक को भी आप जरूर फॉलो करना। मेक श्योर यू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। एंड ऑल्सो गाइस मैप जो है आपको बोर्ड एग्जाम जो आपको बोर्ड पेपर आएगा क्वेश्चन पेपर, उसका लास्ट वाला पेज मैप का होता है, उसको आपको स्केल की वजह से अपने अच्छे से फाड़ना है। उसके बाद जो आंसर शीट है आपकी उसको बीचों बीच लगाना। अगर आप लास्ट में उसको अटैच करते हो, चाहे वो मैप का क्वेश्चन लास्ट ही क्यों ना हो, लास्ट नहीं अटैच करना है मैप आपको, बिकॉज अगर आप लास्ट में अटैच करते हो तो काफी चांसेस होते हैं जितना भी आप अच्छे से उसको बांध लो, वो एक खाली पेज है यार, वो अलग से निकल के भी कहीं भी जा सकता है, बिकॉज बोर्ड की शीट कहाँ पे जाएंगी। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप आंसर शीट को खोलो, बीच में डालो, जो मैप है उसको आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है मैप का, एंड उसको बीच में ही अटैच करना एंड अच्छे से थ्रेड मारना ताकि जो है आपका मैप जो है वो डी अटैच ना हो। सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो। गाइस मैंने अपनी जो आंसर शीट है यहाँ पे इसलिए खोली हुई है बिकॉज मेरे को कुछ आपको प्रोजेक्टर्स बताने थे जो कि मैं प्रेजेंटेशन में यूज करती थी। तो बेसिकली क्या है ना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसको कैसे आपको आंसर करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले गाइस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द रीजंस वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इसका मैंने आंसर कैसे शुरू किया है, मैं इसका आंसर इस तरीके से शुरू किया था, वाटर स्कार्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये मेन लाइन लिखनी है, उसके बाद आपको बाकी पॉइंटर स्टार्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ है उसको डायरेक्ट पॉइंटर स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा उसको अच्छा दिखाओ, उसको प्रेजेंटेटिव दिखाओ। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे अगर आपको पूछा हुआ है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर पुट अप बाय द गवर्नमेंट व्हाई, तो इसको कैसे आंसर करोगे, पहले पूरी लाइन लिखोगे फिर लिखोगे बिकॉज, फिर पॉइंटर स्टार्ट करोगे। सो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंटेड दिखा सकते हो, जो कि मैंने भी हर एक आंसर में किया था, बोर्ड्स में भी एंड प्री बोर्ड्स में भी। अब गाइज ये इतनी ही टिप्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए सोशल साइंस एग्जाम के लिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। अब जल्दी से जाओ एंड सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट करो दिख रहा सर के साथ। एंड साइंस के एग्जाम की तरह सोशल साइंस के एग्जाम को भी फोड़ कर आना। आई विल मीट यू ऑल आफ्टर योर सोशल साइंस एग्जाम। तब तक लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड अच्छे से करके आना। बाय बाय।